नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत और सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर गंभीर आरोप लगे हैं, तो उनकी महुआ मोइत्रा की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। कैश फॉर क्वेरी मामले में महुआ मोइत्रा पर गंभीर आरोप लगे हैं कि उन्होंने संसद में रिश्वत लेकर सवाल पूछे। इस मामले में दो बड़े अपडेट सामने आए हैं। कारोबारी दर्शन हीरानंदानी का कबूलनामा और दूसरा बड़ा मामला हुआ है दिल्ली हाई कोर्ट में, जहां इसी से जुड़े मानहानि मामले में महुआ के वकील को जज से फटकार मिली है। लेकिन हम इस केस की बात करेंगे। कारोबारी दर्शन हीरानंदानी का कबूलनामा काफी विस्फोटक है। उन्होंने कई बड़े लोगों के नाम लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो यहाँ पर आपको बताते हैं कि दर्शन हीरानंदानी ने अपने शपथ पत्र में क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि महुआ ने मुझे संसद का लॉगिन और पासवर्ड दोनों दिए। मैंने महुआ के संसदीय अकाउंट पर सवाल अपलोड किए। मैंने अदानी ग्रुप को टारगेट करने के लिए सवाल भेजे। महुआ के संसदीय अकाउंट पर सवाल पोस्ट करता रहा। अपुष्ट जानकारियों के आधार पर सवाल पोस्ट करता रहा। राजनीति में तेजी से तरक्की चाहती थी महुआ मोइत्रा, ये दर्शन हीरानंदानी ने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी को निशाना बनाने के लिए अडानी को टारगेट किया। मोदी अडानी को टारगेट करने के लिए महुआ लगातार राहुल गांधी के संपर्क में थी। यहाँ पर दर्शन हीरानंदानी जो है वो ये भी कह रहे हैं कि सुचेता दलाल, शार्दुल श्रॉफ और पल्लवी श्रॉफ भी मदद कर रहे थे। महुआ की शशि थरूर और पिनाकी मिश्रा ने भी मदद की है। महुआ मोइत्रा ने इस काम में विदेशी पत्रकारों को साथ लिया। विदेशी पत्रकार फाइनेंशियल टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स और बीबीसी के थे। कई भारतीय मीडिया हाउस से भी महुआ संपर्क में थी। यहाँ पर दर्शन हीरानंदानी ने यह भी कहा है कि वो उम्मीद कर रहे थे कि महुआ का साथ देने से उन्हें विपक्षी राज्यों में मदद मिलेगी। मैं महुआ मोइत्रा को महंगे गिफ्ट भी देता था। मैंने महुआ के सरकारी आवास की मरम्मत करवाई और यात्राओं और छुट्टियों का खर्च उठाता था। दर्शन के हलफनामे में वकील जय के आरोपों की एक तरह से पुष्टि होती हुई यहाँ पर नजर आई है। तो इस हलफनामा ये जो दर्शन हीरानंदानी का आया है, उसके बाद महुआ मोइत्रा उन्होंने भी सोशल मीडिया पर अपना पक्ष रखा है। लिखित जवाब देते हुए उन्होंने पीएमओ पर सवाल उठाए और हलफनामे की सत्यता पर भी सवाल उठाए। उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने दर्शन हीरानंदानी से जबरन हलफनामा लिखवाया। एक सादे कागज पर लिखवाकर हीरानंदानी से हस्ताक्षर करवाए गए। हीरानंदानी का हलफनामा जानबूझकर प्रेस में लीक किया गया। हीरानंदानी सीबीआई, किसी जांच एजेंसी या संसदीय आचार समिति से तलब नहीं है। हीरानंदानी ने यह हलफनामा किसे दिया है, और अगर हलफनामा दिया है तो ये नोटरी पेपर या लेटर हेड पर क्यों नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया पर हलफनामा पोस्ट नहीं किया। यह हलफनामा मीडिया के एक गुने चुने वर्ग को लीक किया गया है। महुआ लिखती है कि ये एक प्ली बार्गेन सिलेक्टिव लीक है। यह अडानी समूह पर सवाल करने वाले राजनीतिक नेताओं के खिलाफ अभियान का हिस्सा है। तो अब जो सवाल महुआ उठा रही हैं कि हलफनामे की सत्यता क्या है, उस पर हमारे सहयोगी मारिया शकील ने एथिक्स कमेटी के चेयरमैन विनोद सोनकर से बातचीत की। उन्होंने कहा कि दर्शन हीरानंदानी के हलफनामे से ये मामला प्रथम दृष्टया से आगे निकल गया है। सोनकर ने कहा कि हीरानंदानी का हलफनामा उन्हें मिल चुका है और उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। तो ये बातचीत पहले आपको सुनवाते हैं। जो आरोप लगे हैं महुआ मोइत्रा पर, गंभीर आरोप बताए जा रहे हैं, एथिक्स कमेटी इसको किस तरह से देखती है? देखिए, निश्चित रूप से महुआ मोइत्रा पे बहुत गंभीर आरोप हैं। उसको लेके निशिकांत जी के द्वारा और सम्मानित वकील के साथ के द्वारा स्पीकर महोदय को एक पत्र दिया गया है और लोकसभा स्पीकर उस पत्र को एथिक्स कमेटी को रिफर किए हैं। उस पत्र को लेके 26 तारीख को निशिकांत जी को और उनको दोनों लोगों को कमेटी के सामने उपस्थित होके जो भी साक्ष्य उनके पास है उनको दिखाने के लिए कहा गया है, प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ उनके बयान को दर्ज कराने के लिए भी निशिकांत जी को भी निर्देश दिए जी। एथिक्स कमेटी किस रूप से इसको देखती है? मेरा सवाल इसलिए है क्योंकि कल दर्शन हीरानंदानी ने भी एथिक्स कमेटी को अपना एक एफिडेविट भेजा है और ये भी कहा है कि उन्होंने महुआ मोइत्रा का लॉगिन आईडी और पासवर्ड यूज किया था अपना सवाल डालने के लिए, जो एक कॉर्पोरेट हाउस को टारगेट करते हुए है और उनको बेनिफिट करते हुए है। हीरानंदानी साहब का एफिडेविट भी एथिक्स कमेटी को प्राप्त हो चुका है। अब निशिकांत जी के बयान के बाद
अगर आवश्यकता पड़ेगी तो कमेटी अगर निर्णय लेगी तो जो लोग भी पक्षकार हैं उनका भी बयान दर्ज किया जाएगा और पूरे मैटर को एग्जामिन करने के बाद ही कमेटी कोई निर्णय लेगी। 2005 में देखा गया था विनोद जी कि जो स्टिंग ऑपरेशन में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो सांसद दिखे थे उन पर कार्रवाई एक इंडिपेंडेंट कमेटी ने किया था, पवन कुमार बंसल जी की कमेटी ने किया था और उसके बाद फिर फैसला सदन में हुआ था। यहाँ पर क्या आप महुआ मोइत्रा को भी बुलाएंगे अपीयर करने के लिए, क्योंकि आपका कहना है कि दर्शन हीरानंदानी का एफिडेविट रिसीव हो गया है एथिक्स कमेटी के पास? जी देखिए, कमेटी निर्णय लेगी, निशिकांत जी के पत्र को संज्ञान लेकर उसका एग्जामिन करेगी, हीरानंदानी जी का जो एफिडेविट है उसका एग्जामिन करेगी और आवश्यकता पड़ेगा तो महुआ मोइत्रा को भी बुलाया जाएगा, उनका भी पक्ष जाना जाएगा कि उन पर जो भी चीजें आई हैं वो उसके बचाव में या उसके में क्या कहना चाहते हैं, उनका भी पक्ष सुना जाएगा जी। उनका भी पक्ष सुनने के बाद ही कोई निर्णय लेगा जी। तो कोई टाइमलाइन पर एथिक्स कमेटी काम करेगी, क्योंकि जो 17वां संसद है, जो ये 17th लोकसभा है, वो तो अभी कुछ महीने में ही खत्म हो जाएगा, 2024 का चुनाव आने वाला है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक बात देश में कही है, जो हम शुरू करते हैं खत्म भी हम ही करेंगे जी। मेरा आखिरी सवाल आपसे विनोद जी, हम जानते हैं आप बहुत बिजी हैं, मेरा सवाल ये होगा कि पार्लियामेंटेरियंस का क्लियर लिखा हुआ है डूज एंड डोंट्स, क्या इसमें प्राइमा फेसाई आपको लगता है एज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी कि कुछ जो है वो आरोप जो है उसमें सवाल उठ सकते हैं? देखिए, प्राइमा फेसी अगर ना बनता तो फिर हम लोग नोटिस ही न देते। अब तो विषय जहाँ तक मुझको लगता है मामला प्राइमा फेसी से ऊपर जा चुका है। जब हीरानंदानी ने स्वयं एफिडेविट दे के कोई बात कही है तो फिर एग्जामिन करना है उनका। और इस पूरे मामले पर लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखने वाले बीजेपी के सांसद हैं निशिकांत दुबे। उन्होंने इस मामले में ट्वीट भी किया है और उन्होंने लिखा है कि बालू के भीत पर खड़ी इमारत भरभरा कर गिरती है। आपकी लड़ाई संसद की गरिमा बचाने की है। ये कठिन लड़ाई महुआ के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान की आत्मा यानी गरीब की आवाज़ को बचाने वाली संसद को कुछ लोग जो बेच रहे हैं उनके खिलाफ है। इसका राजनीति से कोई संबंध नहीं है। जिस पार्टी की नेता केवल साड़ी व चप्पल पहनती हैं, उस पार्टी की सांसद एलवी और गुची जबरदस्ती दोस्तों से लेकर बंगाली संस्कृति की दुहाई देती हैं। आगे निशिकांत लिखते हैं कि मेरी मौसी महिषादल राज्य बंगाल की रानी थी और इस कारण मुझे भी बंगाल की संस्कृति की जानकारी है। ये महिला बंगाल के लोगों को भी गाली दे रही है। भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं। और इस मामले में शिकायतकर्ता जय अनंत जो है देहादराई, उन्होंने भी ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि कल दोपहर मुझे मजबूर करने की एक कोशिश की गई थी कि मैं सीबीआई में दाखिल की गई अपनी शिकायत और निशिकांत दुबे को लिखे पत्र को वापस लेने के लिए मजबूर करने का प्रयास किया गया। मैंने सीधे मना कर दिया, मैं सीबीआई को पूरा विवरण दूंगा। मैसेंजर पूरी तरह से निर्दोष है लेकिन आपको उनके बारे में सब कुछ बताता है। तो यहाँ पर ये दोनों बातें लोगों की तरफ से निकलकर सामने आई हैं और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रशांत फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रशांत, ये मामला अब लगातार आगे बढ़ रहा है। हमारे पास जो एथिक्स कमेटी के चेयरमैन हैं उनकी बातचीत भी है जो कह रहे हैं कि अब ये प्रथम दृष्टया से मामला आगे बढ़ गया है। लेकिन यहाँ पर जो बात महुआ मोइत्रा उठा रही हैं कि ये जो हलफनामा है इसको लेकर वो सवाल उठा रही हैं कि ये दबाव में साइन करवाए गए हैं या वो लेटर हेड पर नहीं है, नोटरी लेटर नहीं है। जी देखिए, बिल्कुल महुआ मोइत्रा अपनी बात रख रही हैं, लेकिन चूंकि अब जो एथिक्स कमेटी के चेयरमैन है विनोद सोनकर, वो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड आकर कहा है कि उनके पास दर्शन हीरानंदानी का एक वो हलफनामा मिला है जिसमें वो सारी बातें कही गई हैं जो कल रात से सार्वजनिक हो चुकी है। उसमें 12 बिंदु बताए थे दर्शन हीरानंदानी ने और कुछ बातें ऐसी हैं कि महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं, जिसमें उन्होंने निशिकांत दुबे और जय अनंत देहादराई के उन आरोपों की पुष्टि की है, जिसमें उन्होंने कहा था कि महुआ मोइत्रा ने जो अपना लोकसभा का पोर्टल है उसका पासवर्ड और लॉगिन दोनों हीरानंदानी को दे दिया था ताकि वो सीधे सवाल पूछ सकें। और सवाल भी ऐसे नहीं, सवाल आरोप ये लगा है कि पैसे लेकर उन्होंने सवाल पूछे
और एक खास औद्योगिक घराने के कहने पर अडानी ग्रुप को टारगेट करने के लिए सवाल पूछे गए। तो इतने बड़े, इतना संगीन आरोप लगाया गया है और अब दर्शन हीरानंदानी ने ओथ लेकर जो एक तरीके से उन्होंने एफिडेविट फाइल किया है उसमें इस बात की पुष्टि की है, क्योंकि अब एथिक्स कमेटी के चेयरमैन ने भी कहा है कि वो एफिडेविट उनको मिल गया है। तो कुछ बातें ऐसी हैं, इतने गंभीर आरोप लगे हैं कि जाहिर तौर पर जैसा आपने सुना कि उन्होंने कहा कि अब जब विनोद सोनकर ने कहा कि अब जबकि हीरानंदानी का एफिडेविट आ गया है तो अब कमेटी के सामने ज्यादा काम नहीं है, वो सभी पक्षों को बुलाएंगे, उनकी बातें जरूर सुनी जाएगी, लेकिन कमेटी को अब समीक्षा करनी है और वो जल्द से जल्द चाहेंगे कि अपनी रिपोर्ट दे दें, जैसा आपने खुद विनोद सोनकर को सुना। तो महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ेंगी, ये बात तय है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर प्रशांत, एक तरफ तो एथिक्स कमेटी की तरफ मामला है, लेकिन जो सांसद होता है उसकी जो लॉगिन होते हैं, पासवर्ड होते हैं, वो बहुत ही एक गोपनीय चीज़ होती है। तो ऐसे में क्या आपराधिक मामले में भी ये केस जाएगा, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि चीज़ें आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं? जी देखिए, बिल्कुल एक जो निशिकांत दुबे ने पत्र लिखा है अश्विनी वैष्णव को, जो आईटी मिनिस्टर है, उसमें उन्होंने मांग की थी कि इस बात की जांच की जानी चाहिए कि लॉगिन और पासवर्ड जो है वो किस आईपी एड्रेस से खोला गया, क्योंकि उनका ये आरोप है कि जो लोकसभा का पोर्टल होता है सांसदों का, उसमें कई गोपनीय चीजें भी होती हैं। उसके अलावा ये साइबर सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मसला है, क्योंकि अगर इस तरह से लॉगिन और पासवर्ड किसी और को दिया जाएगा तो वो एक्सेस कर सकता है कई और चीजों को। तो ये इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मामला जोड़ दिया है निशिकांत दुबे ने। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी का मसला है, करप्शन, भ्रष्टाचार का मामला है, क्योंकि पैसे लेकर सवाल पूछने की बात की गई है। पिछली बार भी आपको याद होगा 2005 में जब 11 सांसदों के खिलाफ इस तरह की शिकायतें आई थी तो उनकी सदस्यता तो बर्खास्त कर दी गई थी संसद की कमेटी बनाकर, लेकिन उनके खिलाफ आज भी कोर्ट में, अदालतों में आपराधिक मुकदमा चल रहा है। ये केस भी वैसा ही है। तो जाहिर तौर पर एक चिट्ठी जो सीबीआई को लिखी गई है वकील जय आनंद देहदराई की तरफ से, अगर उसको सीबीआई टेकअप करती है या कोई और एजेंसी टेकअप करती है तो जाहिर तौर पर यह आपराधिक मामला बनेगा और उस पर फिर जो आईपीसी और बाकी धाराओं में जो कार्रवाई होती है वो कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, शुक्रिया प्रशांत। अपडेट के लिए आपके पास आते रहेंगे। तो यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रहा है कि महुआ मोइत्रा की मुश्किलें आगे आने वाले दिनों में और बढ़ सकती हैं। तो पश्चिम बंगाल बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी महुआ मोइत्रा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये शर्मनाक है कि वो बंगाल से चुनी गई हैं, उन पर जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। This allegation is very serious allegation. It's the same pool that she is elected from Bengal. We all are Bengali. We all are Bengali people. Seriously condemn this type of unethical practices by the TMC MP. She always loudly said against Honorable PM on the floor of the Parliament. Lok Sabha Ethics Committee should take appropriate action as early as possible. तो अब नजरें 26 अक्टूबर पर रहेंगी, जब एथिक्स कमेटी सुनवाई करेगी, जिसमें निशिकांत दुबे भी होंगे, जय आनंद होंगे, उनसे भी बातचीत होगी। हमारे साथ टीएमसी के नेता और वरिष्ठ वकील माजिद मेमन जुड़ गए हैं। माजिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। अभी तक जो साक्ष्य आए हैं उसके आधार पर इस केस को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप खुद कानून के बड़े जानकार हैं, तो इस बारे में आपकी राय क्या है? देखिए, सबसे पहले दर्शकों के सामने मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि तृणमूल कांग्रेस के जो अप्रोच है या स्टैंड है वो पार्टी अपना हाईकमांड डिसाइड कर रही है और उनका ये कहना है कि हम इस पर अभी कोई कमेंट नहीं करेंगे, हम प्रतीक्षा करेंगे कि सच्चाई सामने आए, न सांसद के फेवर में न सांसद के अगेंस्ट में। मगर बहैसियत एक इंडिविजुअल के या कानून का कुछ जानकारी होने के कारण मैं आपके दर्शकों को इसमें कुछ बातें बताना चाहूँगा। देखिए, ये महुआ के खिलाफ इल्ज़ामात लगे हैं, ये गंभीर किस्म के इल्ज़ामात हैं कि किस तरह से एक सांसद अपने अधिकारों का, अपनी पोजीशन का दुरुपयोग कर सकता है। इस तरह के गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि पैसों के अवज़ या तोहफ़ों के अवज़ या फेवर्स के अवज़ कुछ सवालात पूछकर किसी को परेशान किया जाए। जहाँ तक कि महुआ का सारे देश को जानकारी महुआ के कार्य के बारे में है कि वो बहुत फायरी हैं, बहुत सख्ती के साथ
इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बातें करती हैं, प्रधानमंत्री जी के ख़िलाफ़ बातें करती हैं, तो जाहिर है कि उनके ख़िलाफ़ कोई साजिश होने के इम्कानात भी बढ़ जाते हैं। जहाँ तक कि ये दर्शन हीरो इंदौरानी हरिनंदानी साहब के एफिडेविट का सवाल है, मैं जानता हूँ हरिनंदानी साहब को अच्छी तरह से, काफ़ी सूझबूझ रखने वाले तालीम याफ्ता शख्स हैं, और यहाँ तक कि उनके इस हलफनामे का सवाल है कि जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं जो मीडिया पिछले 14-15 घंटों से चला रहा है, उसके मतलब में मुझे ये कहना है कि हीरानंदानी साहब को इस बात का इल्म होगा कि महुआ की इस इशू पर पार्लियामेंट की पैनल कमेटी जांच कर रही है। उस सूरत में उन पर वाजिब ये था, बेहतर ये था कि बजाय वो मीडिया को ये सर्कुलेट करवा के सारे देश में इसका प्रचार करते, वो उस पैनल कमेटी के सुपुर्द ये कर देते, और हो सकता है कि पैनल कमेटी उन्हें गवाह की सूरत में बुलाए। और एक सच्चाई को जानने के लिए अगर इस किस्म का शपथनामा किसी एजेंसी, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के पास आता है और उसे विटनेस के तौर पर बुलाया जाता है जांच में, तो ही मे बी सब्जेक्ट टू क्रॉस एग्जामिनेशन ऑल्सो इन ऑर्डर टू गेट जस्टिस। तो ये हीरानंदानी साहब इन तमाम कार्यों से अच्छी तरह से परिचित हैं। इस तरह से प्रचार ही कर देना, और मैं नहीं कहता कि हीरानंदानी साहब सच कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं, ये काम तो उस पैनल का है जो जांच कर रही है, एथिक्स कमेटी, मगर इस तरह का प्रचार कर लेना ये खुद, और दूसरी अहम इसका दूसरा पहलू ये भी है, उनका ये आरोप है कि मैंने उनको बाकायदा महुआ जी को बहुत अरसे से, एक लंबे समय से कई प्रश्नों के ऑफ़र दिए और उसके एवज़ में उसकी कीमत दी और वो उनसे कहलवाया। तो वो एक तरह का ये भी सोच लें कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में अगर कोई किसी को रिश्वत देता है किसी कारण से, तो रिश्वत देने वाला भी कटहरे में होता है। ये तो एक बड़ी अहम बात है, इसका अहम पहलू है। आपने अगर देखिए, आपने किसी को, आप लगातार उन्हें सवाल क्यों देते गए और उनसे वो सवाल पार्लियामेंट में क्यों पूछवाते चले गए, और अब आप अचानक खड़े होकर कह रहे हैं कि मैंने गलत किया है जो किया, या मैंने उसको तोहफे दिए वो, तो ये सब चीज़ें क्रॉस एग्जामिनेशन में आपसे पूछी जा सकती हैं। इस वक्त न तो मैं महुआ जी की वकालत कर रहा हूँ, न हीरानंदानी जी की। मैं चाहता हूँ कि देशवासियों को इसकी सच्चाई जानने के लिए थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी चाहिए, और कोई ऑथेंटिक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी प्रोसीजर के मुताबिक दोनों के, इल्ज़ाम लगाने वाले के और इल्ज़ाम जिन पर लगाया गया है उन पर, उन दोनों के अधिकारों का रिस्पेक्ट करते हुए हमें इस पर थोड़ा प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दर्शन हीरानंदानी जो भी कह रहे हैं उसमें वो खुद भी अपने ऊपर भी आरोप जो है वो ले रहे हैं। अभी तक तो इस मुद्दे की जांच केवल एथिक्स कमेटी ही कर रही है यहाँ पर माजिद मेमन साहब, लेकिन उसके अधिकार क्या क्या होते हैं जो आचार समिति है, वो भी हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, देखिए, एथिक्स कमेटी, आपकी जानकारी के लिए मैं कहूँ कि पार्लियामेंट्री एथिक्स कमेटी बहुत ही पावरफुल कमेटी है, उसे कोई मामूली ये न समझें। ये बाहर कोई इंक्वायरी कर ली गई या किसी रिटायर्ड जज को बुला के, उससे ज़्यादा ताकत एथिक्स कमेटी को, पैनल को है। वो पार्लियामेंट्री कमेटी का एक जो ग्रुप है, वो अच्छी तरह से आरोप लगाने वाले पर, आरोप लगाने वाले को और आरोप जिस पर लगाया गया उसको, दोनों को सुनेगा, दोनों के तमाम सबूतों को जांचेगा और उसके बाद अपना कोई फैसला देगा जो पार्लियामेंट के स्पीकर के पास पेश किया जाएगा। और उसके बाद मैं समझता हूं कि अदालतों से बढ़कर इनके अधिकार होते हैं। इसलिए हमारा सबका कर्तव्य ये होता है, मीडिया का भी ये कर्तव्य होता है कि हम थोड़ी सी प्रतीक्षा कर लें। हम न तो किसी ए को बुरा कहें या बी को बुरा कहें, बेहतर ये होगा कि जांच हो जाए और जांच के बाद सच्चाई पूरी तरह से खुलकर सामने आ जाए, तब इस पर चर्चा की जा सकती है। बिल्कुल, तो यहाँ पर आप जांच की बात जब कह रहे हैं माजिद मेमन साहब, तो क्या किसी और एजेंसी को भी मामले को देखना चाहिए, क्योंकि अब सीबीआई को भी पत्र लिखा जा चुका है? नहीं, देखिए, संवैधानिक व्यवस्था के मुताबिक अदालतें उन मामलात में, देखिए, अगर इल्ज़ाम सांसद पर ये लगाया गया है कि उसने संसद में कोई गलत काम किया है, कोई गलत सवाल पूछा है या किसी के साथ बदले की भावना से कोई
गैर कानूनी काम किया है तो उसका पूरा अधिकार स्पीकर को और संसद को होगा। अदालतें भी उससे अपने हाथ उठा लेती हैं। हमने देखा कि उच्चतम न्यायालय तक ने ये कहा है कि द मैटर्स विच आर विद इन द डोमेन ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट टू बी एडजुडिकेटेड बाय द कोर्ट्स ऑफ लॉ। तो देयरफॉर कुछ इंतज़ार करने की ज़रूरत है। सीबीआई को भी पत्र गया है, एक ईडी को गया होगा, फलाने कितनों को गया होगा पत्र, उसकी कोई अहमियत नहीं है। कॉग्नाइजेंस कहाँ लिया जा सकता है? मैंने जैसा कि पहले कहा कि पार्लियामेंट्री एथिक पैनल जो है वो पहले ही काम करना शुरू कर चुकी है, इसलिए मैं नहीं समझता कोई और एजेंसी की आवश्यकता है कि इसमें अभी मुदाखलत करे। वी विल हैव टू वेट टिल हाउ द प्रोग्रेस टेक्स प्लेस इन द पैनल ऑफ द पार्लियामेंट्री कमिटी एंड देयर आफ्टर थिंग्स विल टेक इट्स ओन। किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी, जिसने आरोप लगाया है उसके साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं होगी, जिस पर आरोप लगा है उसको भी पूरा अधिकार मिलेगा और उसे भी कोई, उसके साथ भी कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी। बिल्कुल, तो नाइंसाफ़ी नहीं होना चाहिए, लेकिन सच सामने आए ये भी बेहद ज़रूरी है। यहाँ पर माजिद मेमन साहब, तो क्या इस मामले में क्रिमिनलिटी का भी एंगल बन रहा है, क्योंकि सांसद का मामला है और जिस तरह के आरोप लग रहे हैं वो बहुत गंभीर हैं? नहीं, देखिए, अगर आप इसे उस दृष्टि से जांचें कि क्या ये क्रिमिनल मामला बनता है तो साफ साफ ये बात उभर के सामने आती है कि अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट द ब्राइब गिवर इज इक्वली लायबल एज द ब्राइब एक्सेप्टर। तो आप समझ जाएं इसका मतलब क्या होगा। तो अब तक टीएमसी की ओर से कोई बयान नहीं आया है माजिद मेमन साहब। ऐसा लगता है कि महुआ मोइत्रा को खुद अपना बचाव करने के लिए छोड़ दिया गया। ऐसा क्यों है, क्यों चुप है टीएमसी? नहीं, देखिए, इसमें थोड़ी सी मिसकम्युनिकेशन है, इसमें थोड़ी सी गलतफहमी है। वो हमारी सांसद हैं, हम उनका पूरा आदर करते हैं एंड प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस वी बिलीव इन। हम भी इसी बात पर यकीन करते हैं जो हमारी कानूनी प्रक्रिया है कि जब तक कि गुनाह साबित नहीं होता हम किसी को दोषी नहीं मानेंगे। लेकिन हम ये भी बयान नहीं देना चाहते कि नहीं उन्होंने कुछ नहीं किया, क्योंकि हमें इस बात का इल्म है कि एक जिम्मेदार एजेंसी यानी सीबीआई, ईडी, पुलिस वगैरह वगैरह से ऊपर बढ़कर पार्लियामेंट्री एथिक्स पैनल जो है वो इसकी जांच कर रही है। तो हम जब तक के उस पैनल से कुछ सामने उभर के नहीं आता इस पर कोई कमेंट करना उचित नहीं समझते। बहुत बहुत शुक्रिया माजिद मेमन साहब आपका, आप हमसे जुड़े वक्त निकाला, क्योंकि अब इस बात का इंतजार रहेगा कि जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आता है और 26 अक्टूबर को इस मामले में पूछताछ भी कुछ पक्षों से इस मामले में होने जा रही है। तो अब हम इसी केस के दूसरे पहलू की बात करते हैं जिसमें महुआ मोइत्रा के लिए एक झटका सामने आया है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट में वकील जय अनंत ने महुआ के वकील पर सेटलमेंट करने और उन्हें फोन करने का आरोप लगाया। सुनवाई शुरू होते ही जय अनंत धादरी ने कोर्ट को बताया कि कल रात में महुआ के वकील शंकर नारायणन ने उनसे संपर्क कर कहा कि वो सीबीआई को की गई शिकायत वापस ले लें। बदले में महुआ के वकील ने कुत्ता जो एक हेनरी उसको जय अनंत को देने की बात कही। दरअसल महुआ और जय अनंत के बीच में कुत्ते को लेकर विवाद पहले से ही चल रहा है। जब वो साथ में रहते थे उसके बाद वो अलग हुए, तब से ही उस कुत्ते की कस्टडी को लेकर विवाद चल रहा है और उसी कुत्ते की बात यहाँ पर महुआ के वकील ने की। सीबीआई केस वापस ले लें और कुत्ता उन्हें मिल जाएगा। जज ने महुआ के वकील को इस मामले में जमकर फटकार लगाते हुए कहा कि मैं हैरान हूं, जब आप केस में मध्यस्थ हैं तो फिर केस को आप कैसे लड़ सकते हैं। और इसी के बाद महुआ के वकील गोपाल शंकर नारायण ने खुद को केस से अलग कर लिया। तो आपको उन वकील का बयान भी सुनवाते हैं। I have absolutely no comments except to say that because Jai instructed me in a case, I had reached out to him yesterday, that is correct, and had asked him, look, is there any way of exploring a settlement? That's all that the conversation was about. Jai had said he'd get back to me. He didn't get back to me. Today when I appeared, Jai personally said he had an objection to me appearing. I immediately withdrew and I said I don't want to do this case. तो ये गोपाल शंकर नारायण हैं जो महुआ मोइत्रा के वकील थे, लेकिन अब उन्होंने खुद को केस से अलग कर लिया और उन्होंने ये कहा कि वो जय अनंत से पहले भी बात करते रहे और उन्होंने कल रात को भी इसीलिए फ़ोन किया था। लेकिन जब जय अनंत ने आपत्ति जाहिर की मेरे कोर्ट में होने को लेकर, मेरी उपस्थिति को लेकर, और जब जज ने कहा तो उसके बाद मैंने खुद को केस से अलग कर लिया। इस बारे में ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को दिल्ली हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। अगर पहले हम बैकग्राउंड बता दें कि महुआ मोइत्रा पर उनके पुराने करीबी दोस्त
जय देहाद्री ने ये आरोप लगाया कि महुआ मोइत्रा ने मशहूर और बड़े बिल्डर हीरानंदानी से पैसे लिए, फेवर्स लिए और उसके बदले उन्होंने केंद्र सरकार की इमेज खराब करने के लिए और एक देश के बड़े उद्योगपति अडानी ग्रुप की इमेज खराब करने के लिए संसद में सवाल पूछे। और आपको पता है संसद में अगर कोई सांसद सवाल पूछता है तो उसके अपनी महत्वता होती है, उसके अपना एक पक्ष होता है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो ये सवाल पूछने के लिए, सरकार की इमेज खराब करने के लिए, अडानी ग्रुप की इमेज खराब करने के लिए महुआ मोइत्रा ने पैसे लिए बिल्डर हीरानंदानी से और ये सारे सवाल पूछे। इसकी एक डिटेल शिकायत है वो जय देहाद्री ने सीबीआई में भी शिकायत फाइल की और उसके बाद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भी संसद में जो एथिक्स कमेटी उसको पत्र लिख कर कहा कि महुआ मोइत्रा की सांसद जो सदस्यता है उसको पूरी तरीके से रद्द कर दिया जाए और उन्होंने एथिक्स कमेटी को ये एक पत्र लिख करके इसकी मांग की। अब इसके बाद महुआ मोइत्रा ने 16 तारीख को दिल्ली हाई कोर्ट में निशिकांत दुबे और जय देहाद्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। उन पर 2 करोड़ का मानहानि का दावा भी ठोका कि उन्होंने कहा कि ये सारे जो आरोप हैं बिना तथ्यों के हैं, बेसलेस हैं और उन पर जानबूझ करके ये उनकी इमेज खराब करने के लिए मढ़े जा रही हैं। वो एक विपक्ष की नेता है और एक मजबूत आवाज़ है विपक्ष की और इसीलिए उन पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं। और महुआ मोइत्रा ने यह भी मांग की थी अपनी याचिका में कि निशिकांत दुबे बीजेपी सांसद, जय देहाद्री और उनसे माफ़ी मांगे, हिंदी, अंग्रेज़ी और बंगाली भाषा में माफ़ी मांग करके और तीनों भाषाओं में अखबारों में पब्लिश कराएं और उनसे पब्लिक अपॉलॉजी करें। उन्होंने साथ में ये भी मांग की थी याचिका में कि जो मीडिया ट्रायल चल रहा है उस पर भी पूरी तरीके से रोक लगा दी जाए। आज जब कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो इस पूरे केस में जो डिफेंडेंट हैं जय आनंद देहाद्री ने कोर्ट शुरू होते ही कहा कि कल रात में महुआ मोइत्रा के वकील गोपाल शंकर नारायणन ने उन्हें संपर्क किया और कहा कि वो सीबीआई में की गई शिकायत महुआ मोइत्रा के खिलाफ वापस ले लें, उसके बदले में महुआ मोइत्रा जय को हेनरी जो उनका कुत्ता है वो वापस कर देंगे। आपको बताएं इसकी भी कहानी है। जय और महुआ मोइत्रा जब साथ रहते थे तो उन्होंने एक कुत्ते को अडॉप्ट किया, इसका नाम हेनरी है और जब वो अलग हुए तो इस कुत्ते की कस्टडी को लेकर के काफ़ी लड़ाई हुई, यहाँ तक कि मामला दिल्ली पुलिस के पास भी पहुँचा था। कुत्ते की कस्टडी महुआ मोइत्रा के पास है तो महुआ मोइत्रा ने अपने वकील के माध्यम से जय देहाद्री को कहा कि वो अगर सीबीआई की कंप्लेंट वापस ले लेते हैं तो जो हेनरी है वो कुत्ता है वो उसे जय को वापस कर देंगे। कोर्ट में जैसे ही ये बात जय देहाद्री ने बोली कि उन पर दबाव बनाने की कोशिश की वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायणन ने ये बात बोली कि हाँ उन्होंने संपर्क किया था जय को और वो चाहते थे इस पूरे मामले का आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए। पहले भी जय जो कि खुद भी एक वकील है और गोपाल सीनियर वकील हैं, उनको कई मैटर्स को लेकर उनकी बातचीत होती रही है। जैसे ही ये बात सामने आई गोपाल शंकर नारायणन ने केस से अपना नाम विड्रॉ कर लिया, यानी वो केस से वापस हट गए और अब इस पूरे मामले की तारीख 31 अक्टूबर मुकर्रर की गई है। यानी अब 31 अक्टूबर तक महुआ मोइत्रा को कोई राहत नहीं मिलेगी। मीडिया में उनके खिलाफ जो खबरें चल रही हैं उस पर उनको कोई राहत नहीं मिली है और जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं मीडिया आउटलेट्स उसको दिखाने में स्वतंत्र रहेंगे। तो फिलहाल एक झटका ज़रूर है महुआ मोइत्रा को आज दिल्ली हाईकोर्ट में लगा है। सहयोगी पूजा आर्य के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अब राजस्थान में चुनाव नजदीक आ चुके हैं। राजस्थान में बीजेपी टिकटों को लेकर बड़े फैसले ले रही है। बीजेपी 4 और सांसदों को राजस्थान के चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी में है। इसमें केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक ले रहे हैं। आज शाम जो 6 बजे बैठक होने वाली है उससे पहले जेपी नड्डा की अहम बैठक हुई और इससे पहले बीजेपी 7 सांसदों को चुनावी मैदान में उतार चुकी है। ये बात हम जानते हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में बीजेपी ने अभी तक 41 उम्मीदवारों के नामों की ही घोषणा की है। पहली लिस्ट के जारी होने के बाद से ही राजस्थान में कई बीजेपी नेता नाराज हैं और वो अपना टिकट काटे जाने पर हाईकमान से जवाब मांग रहे हैं। हालांकि भारी विरोध के बावजूद पार्टी अपने फैसले पर अटल रही है। तो राजस्थान में 200 विधानसभा की सीटें हैं और उससे पहले नामों को लेकर मंथन जारी है। और यहाँ पर जिस तरह से मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कई बड़े चेहरों को मैदान में उतारा है, अब उसी तरह से
राजस्थान में भी बड़े चेहरों को उतारने की तैयारी की जा रही है। तो हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर हर्षा कुमारी सिंह जुड़ गई हैं। हर्षा, क्या तैयारियां यहाँ पर बीजेपी की लग रही है, क्योंकि 7 सांसदों को तो टिकट दिया जा चुका है, अब और सांसद उतारे जा रहे हैं मैदान में? जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी मैराथन मीटिंग्स कर रही है राजस्थान को लेकर सेकंड लिस्ट के लिए। आपने देखा कि 41 नेम्स के बाद में काफी विरोध हुआ है और उसमें काफी सांसदों का भी विरोध हुआ है, लेकिन फिर भी जो सांसदों को उतारने का फॉर्मूला है बीजेपी को लगता है ये जिताऊ फॉर्मूला है। और कल जो बैठकें हुई, आज जो बैठक हुई और आज जो शाम को फाइनल बैठक होनी है, उसमें ये चर्चा बहुत ज्यादा है कि 4 या 3 और सांसदों का नाम रहेगा लिस्ट में, जिनमें से कुछ केंद्रीय मंत्री भी होंगे। तो इनको इसलिए ला रही है क्योंकि बीजेपी का ये फॉर्मूला है कि जो कांग्रेस के दिग्गज हैं उनके अपने घरों में ही उनको घेरो। तो एक तो ये बात है, अलग अलग फिगर्स आ रहे हैं, कोई कह रहा है 72, कोई कह रहा है 80 और कोई कह रहा है 90, बट बताया जा रहा है कि इन पर जो फाइनल मोहर है वो आज शाम को लग जाएगी। करीब 7-8 नेम्स ऐसे थे जहां पर 2 नाम सामने आ रहे थे, तो उनको सिंगल नेम करके और फिर फाइनली जो पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठती है बीजेपी की, चीफ इलेक्शन कमेटी जो बैठती है, उसमें ये जाएगी और फिर हमको उम्मीद है कि कल तक लिस्ट आ जाएगी। साथ ही ये भी खबर आ रही है कि जो झालावाड़ की सीटें हैं, क्योंकि झालावाड़ संसदीय क्षेत्र जो है वहां पर वसुंधरा राजे का एक तरह से प्रभाव रहा है, वो उनकी परंपरागत सीट है। वहां पर बताया जा रहा है कि जितने भी बीजेपी के कैंडिडेट पिछली बार जीत चुके हैं उनको रिपीट किया जाएगा। जी, तो हर्षा, ऐसे में क्या ये मुकाबला दिलचस्प होता हुआ तो नजर आएगा? तो क्या गजेंद्र सिंह शेखावत और अशोक गहलोत को हम आमने सामने देख सकते हैं, क्योंकि ये चर्चा भी बहुत चल रही है? जी, ये बहुत टाइम से ये चर्चा चल रही है कि कहीं ना कहीं गजेंद्र सिंह शेखावत को सरदारपुरा से सीट नहीं लड़ा दे अशोक गहलोत के सामने, और इसलिए बात भी ये चल रही थी कि अशोक गहलोत भी दूसरी सीट को भी एक विकल्प देख रहे थे कि कहीं वो बीकानेर की तरफ एक और सीट से नहीं लड़ ले चुनाव। ये चर्चा है, लेकिन अभी इसकी इन द सेंस की कोई औपचारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। ये भी चर्चा है कि अगर वो सरदारपुरा से नहीं लड़ते हैं तो कहीं वो पोखरण या वेस्टर्न राजस्थान की कोई और सीट से भी लड़ सकते हैं। तो ये नहीं है कि सिर्फ जोधपुर में सरदारपुरा ही उनके लिए एक विकल्प है, पोखरण की भी सीट की भी बात चल रही है। जी हर्षा, यहाँ पर अब तक हम देखते रहे कि राजस्थान में हर साल जब चुनाव होते हैं, हर चुनाव के बाद जनता जो है वो सरकार पलट देती है, लेकिन इस बार ये क्लोज फाइट दिख रही है, उसकी क्या वजह लग रही है आपको? देखिए, इसकी 2-3 वजह है। पिछली बार जो वोट शेयर का डिफरेंस रहा है बहुत कम रहा है, 0.5% ऐसे कुछ, 50% ऐसे कुछ रहा है, वोट शेयर बहुत क्लोज रहा है। इसका मतलब होता है कि थोड़ा सा भी स्विंग अगर इलेक्शन में हुआ तो ये इलेक्शन किसी इट कैन गो ईदर विच वे। दूसरी बात है, हाँ, रोटी पलटने की जो बात है कि रिवाज बदल सकता नहीं रहा है कि यहाँ पर कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, लेकिन इस बार क्योंकि सोशल वेलफेयर स्कीम पर बहुत ज्यादा पॉलिटिकल मैसेजिंग की है अशोक गहलोत ने, वो एक चर्चा में है, एक चर्चा का विषय बन गए हैं और एक नारा राजस्थान में चल रहा है, अशोक गहलोत तुमसे बैर नहीं, तुम्हारे विधायकों से खैर नहीं, यानी कि मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। तो एक ये चर्चा है। दूसरी ओर बीजेपी में क्योंकि वहां पर कोई चीफ मिनिस्टर का फेस नहीं है, सामूहिक नेतृत्व पर चुनाव लड़ा जा रहा है, वसुंधरा राजे बहुत पॉपुलर लीडर हैं, उनको लेकर भी लोगों की सिंपैथी है, उनके साथ काफी लोग जुड़ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अगर वो सिर्फ पार्टी के सिंबल पे लड़ेंगे चुनाव, तो लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि लोग समझते हैं कि फेडरल इलेक्शन जो होता है, सेंट्रल इलेक्शन जो होता है, अलग अलग होता है। उनको मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आके सीएम नहीं बनेंगे, तो कहीं कहीं लोगों को इंटरेस्ट भी रहता है कि हमारा सीएम कौन होगा। तो वसुंधरा राजे को नहीं प्रोजेक्ट करने से भी ये इलेक्शन इंटरेस्टिंग हो गया है और क्लोज फाइट हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षा इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज शाम 6 बजे बैठक होने जा रही है, देखते हैं उसमें क्या कुछ निकल कर आता है। फिलहाल सवाल इंडिया में एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। खालिस्तान के मुद्दे पर भारत के साथ बढ़े तनाव के बाद आखिरकार कनाडा ने अपने 41 राजनयिकों को भारत से वापस बुला लिया है। कनाडा की विदेश मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया।
कनाडा के विदेश मंत्री के मुताबिक भारत ने साफ कर दिया था कि 20 अक्टूबर के बाद इन 41 राजनयिकों को डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी नहीं मिलेगी और इसलिए हमने उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की। भारत ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि भारत में कनाडा के राजनयिकों की तादाद बहुत ज्यादा थी और वो भारत के अंदरूनी मामलों में दखल दे रहे थे। इसे किसी भी तरह से अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ बताने की दलील को हम खारिज करते हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह जुड़ रहे हैं। उमा, ये जो तनाव है निज्जर की हत्या के बाद से जो बढ़ा है, ये खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है और अब यहाँ पर राजनयिकों को जो वापस बुलाने का मामला है उसमें भी तल्खियां नजर आ रही हैं साफ तौर पर। जी बिल्कुल, देखिए अदिति, जब जस्टिन ट्रूडो ने, जो कि कनाडा के पीएम हैं, उन्होंने निज्जर हत्याकांड में भारत की एजेंसियों की तरफ आरोप लगाया और जो भारत के एक डिप्लोमेट को वहां से निष्कासित भी किया गया, उसके बाद से जो ये डिप्लोमेटिक तनाव का जो मामला है वो ज्यादा से ज्यादा तूल पकड़ता गया है। भारत ने भी बदले में एक डिप्लोमेट को निकाला था, उसके बाद भारत ने अपनी वीजा सर्विस जो है वो भी रोक दी थी और भारत ने तब से ये मांग की कि जो पैरिटी है वो होना चाहिए। भारत और कनाडा में राजनयिकों की जो तादाद है उसमें समानता होनी चाहिए। भारत से तकरीबन 3 गुना ज्यादा जो कनाडाई राजनयिक थे वो भारत में थे, उनकी तादाद 62 के आसपास थी और भारत की तरफ से ये कहा गया था, जो खबर की कनाडा से ही निकलकर सामने आई, कि 41 राजनयिकों को वापस बुलाए। लंबी चली चर्चा के बाद आखिरकार कनाडा को ये फैसला करना पड़ा, क्योंकि कनाडा के विदेश मंत्री ने ये बयान आज दिया कि भारत ने ये कहा था कि 20 अक्टूबर के बाद उनकी डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी खत्म कर दी जाएगी, यानी कि राजनयिक होने के नाते उनको जो एक छूट मिलती है, संरक्षा मिलती है यहाँ के कानून और यहाँ के प्रोसिक्यूशन से, ताकि किसी तरह से उनको तंग न किया जा सके, तो वो जो इम्यूनिटी है वो 20 अक्टूबर के बाद खत्म हो जाएगी। लिहाजा कनाडा ने अपने 41 राजनयिकों को और उनके 42 परिजनों को वापस बुला लिया है, ये कहते हुए कि वो उनकी सुरक्षा पर खतरा जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते और उनकी सुरक्षा सर्वोपरि है। तो अब जो मामला यहाँ तक पहुँच गया है, इससे जाहिर सी बात है कि भारत से जिन लोगों को वीजा चाहिए होगा कनाडा के लिए, उसमें दिक्कत आएगी। पहले से ही जो वीजा प्रोसेस है वो डिले चल रहा था कोरोना पैंडेमिक के बाद से ही, और अब 41 राजनयिकों के वापस जाने के बाद जो कनाडा है उसने साफ कर दिया है कि चंडीगढ़, बेंगलुरु और मुंबई कॉन्सुलेट जो है वहां पे व्यक्तिगत सेवा जो है वो बंद कर दी गई है। तो एक कड़ा संदेश भारत की तरफ से, क्योंकि भारत ने बार बार ये कहा है कि जो कनाडाई राजनयिक थे बड़ी तादाद में, वो यहाँ अंदरूनी मामलों में दखल कर रहे थे और जो भारत ने यही मांग की थी कि ओटावा में जितने भारतीय राजनयिक हैं उतने राजनयिक यहाँ पर हों। तो अब ये फैसला हो गया है और ये आपने सही कहा कि ये मामला तूल पकड़ता चला गया है, किसी तरह से इस विवाद का हल होता नजर नहीं आ रहा। हालांकि कनाडा ने अपनी तरफ से साफ किया है कि भारत के इस कदम के बदले वो कोई रेसिप्रोकल स्टेप नहीं उठाएंगे। हालांकि उनके पास रेसिप्रोकल स्टेप उठाने की कोई वजह और कोई तरीका भी नहीं, क्योंकि पहले से ही भारतीय राजनयिक वहाँ पे कम तादाद में हैं, 20-21 के आसपास उनकी तादाद बताई गई है। तो ये अब मामला जो है काफी आगे निकल चुका है। जब तक कोई एक समझौता नहीं होता तब तक जाहिर सी बात है कि दोनों देशों में जो वीजा हासिल करने के लिए जो कोशिशें हैं उसमें दिक्कत होगी। भारत पहले ही अपनी वीजा सेवा रोक चुका है। अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया उमा विस्तार से इस पूरे मामले को समझाने के लिए। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार दिखाएंगे भारत को मिली देश की पहली रैपिड ट्रेन। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार हुए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली जो याचिका थी, संजय सिंह की याचिका खारिज हो गई है। संजय सिंह ने ईडी द्वारा जो गिरफ्तारी है उसका आधार न बताने पर ये याचिका दी थी कि उनकी गिरफ्तारी को अवैध घोषित किया जाए। ये मांग उन्होंने की थी, लेकिन हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता ने संजय सिंह की याचिका जो है खारिज कर दी है। तो यहाँ पर झटका एक संजय सिंह को लगा है। गिरफ्तारी को उन्होंने चुनौती दी थी और कहा था कि ईडी ने संजय सिंह की जो गिरफ्तारी है वो गलत तरीके से की है, अवैध उसे घोषित करने की वो बात कह रहे थे, लेकिन वो याचिका उनकी खारिज हो गई है। आगे बढ़ते हैं। देश की पहली रैपिड ट्रेन का इंतजार अब खत्म हो गया है। कुछ घंटों पहले प्रधानमंत्री ने गाजियाबाद के साहिबाबाद में रैपिड रेल का उद्घाटन किया और इसे हरी झंडी दिखाकर दुहाई स्टेशन के लिए रवाना किया।
इस ट्रेन की रफ्तार जो है 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटे की बताई जा रही है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि हरी झंडी दिखाने के कुछ ही क्षणों में ट्रेन काफ़ी तेज़ी से रफ्तार पकड़ लेती है। इस ट्रेन की अधिकतम रफ्तार जो है वो 160 से 180 किलोमीटर बताई जा रही है और जो पहला चरण है वो 17 किलोमीटर तक होगा, साहिबाबाद से दुहाई तक का, और पूरा जो रूट होगा वो 82 किलोमीटर के करीब होगा दिल्ली से मेरठ तक का। तो 2025 तक ये रूट बनकर, ये प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा, जब दिल्ली से मेरठ पहुंचने में इस ट्रेन के जरिए सिर्फ 55 मिनट का वक्त लगेगा, ये कहा जा रहा है। 6 बजे से लेकर के रात के 11 बजे तक इसका संचालन होगा। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है, आज भी कहता हूं, जिसका शिलान्यास हम करते हैं उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं। और ये मेरठ वाला हिस्सा 1 साल 1.5 साल के बाद पूरा होगा, उस समय भी मैं आपकी सेवा में मौजूद रहूंगा। तो सवाल इंडिया का में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।